चलिए, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लोग बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दूसरे कदम की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोगों का ये दूसरा कदम, हमें उम्मीद है कि आप लोगों के द्वारा फर्स्ट वीडियो जो बनाई गई थी उसके सारे क्वेश्चन तैयार हो गए होंगे, सारी बातें आपको तैयार हो गई होगी। क्यों कि बहुत सिंपल सा था, और अभी से अगर हम पहले दिन से मेहनत करते चलेंगे तो निश्चित है हमको कम मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम ये सोचें कि अभी ठीक है वीडियो हम देख लेते हैं, नोट्स बाद में बनाएंगे थोड़ा थोड़ा। अब देखिए ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं था, हम देखते हैं बहुत थोड़ा सा क्वेश्चन था पहले वीडियो में, तो नोट्स बनाते चलेंगे तो साथ साथ तैयारी करते चलेंगे, हमारे ऊपर एक भार नहीं पड़ेगा। तो उस भार से बचने के लिए हम प्रतिदिन पढ़ते चलें। जब प्रतिदिन पढ़ते चलेंगे तो हमको लगेगा कुछ दिन के बाद कि ये तो हमें इतनी अच्छी तैयारी हो गई है, मार्च के बजाय हमारा एक महीने पहले अगर बोर्ड का एग्ज़ाम हो जाए तब पर भी हम बहुत अच्छे ढंग से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसको अवॉइड मत करिएगा, प्रतिदिन आप पढ़ते रहिएगा। प्रतिदिन का काम बिना लापरवाही के आप आधे घंटे 45 मिनट का काम होता है, इसको आप देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको आप नोट करके याद करते चलिए। ठीक है, समझ जाएंगे बात तो याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। तो अब हमको देखना है कि आंसर के अंतर्गत अब और कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हमें देखना है। हम लोग पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि आंसर या पराग कोश की आंतरिक संरचना को देखा था। अब हमें देखना है कि आखिर इस आंसर में पराग कण बनते कैसे हैं। पराग कण बनते कैसे हैं, ये जो पॉलन चैम्बर हैं, इस पॉलन चैम्बर का दूसरा नाम और क्या है, पॉलन चैम्बर में ही पराग कण बनेंगे, है ना। इसका मतलब जो कक्ष नुमा, ये थैली नुमा जो संरचना दिखाई दे रही है, जिसको हम पॉलन चैम्बर कहते हैं, इसको हम माइक्रो स्पोरेंजियम भी कहते हैं, लघु बीजाणुधानी। जरा देखिए, पॉलन चैम्बर को हम क्या कहेंगे, दूसरा इसका नाम क्या है, माइक्रो स्पोरेंजियम, है ना। पॉलन चैम्बर मतलब पराग कक्ष, माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी मतलब धानी, कक्ष, झोला, थैली, वह थैली जिसमें लघु बीजाणु पाया जाए। लघु बीजाणु किसे कहते हैं, पराग कण को कहते हैं। लघु बीजाणु किसे कहेंगे, पराग कण को कहेंगे। तो हमें अब आपको देखना है कि आपसे ये पूछा जाता है कि माइक्रोस्पोरेंजियम लघु बीजाणुधानी क्या होता है, उसमें क्या पाया जाता है, तो उसमें क्या पाया जाता है, पराग कण पाए जाते हैं। कैसे बनते हैं इसी हमें देखना है। चलिए देखिए बेटा, एक छोटा सा हम फिगर बना रहे हैं, ये ऐसे दिखा दे रहे हैं। ये देखिए ये अभी छोटा सा आंसर है, बड़ा सा आंसर नहीं, इतना बड़ा सा नहीं, छोटा सा आंसर है। मतलब फ्लावर बन रहा है, उसमें आंसर का निर्माण हो रहा है। तो हम ये देखते हैं, ये देखिए, इसमें एक जैसी कोशिकाएं हर जगह पाई जाती हैं, एक समान कोशिकाएं होंगी। ध्यान दीजिएगा, सभी कोशिकाएं एक जैसी होंगी। ये सभी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं, ठीक है। और इन्हीं में से एक कोशिका ऐसी होगी जिसको हम कहेंगे, ये देखिए, माइक्रो स्पोर मदर सेल। तो हमारा अगला टॉपिक क्या हो जाएगा, अगला टॉपिक हमारा
जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हिंदी में क्या कहेंगे? लघु बीजाणु जनन। क्या कहेंगे? लघु बीजाणु जनन। ठीक है, तो अब क्या है, लघु बीजाणु जनन के अंतर्गत मैं आपको बेटा बता रहा हूँ, एंथर है जो कि अपरिपक्व है। एंथर में एक कोशिका ऐसी होती है जिसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? माइक्रो मतलब क्या हो जाएगा? लघु, स्पोर मतलब बीजाणु, मदर का मतलब मातृ, सेल का मतलब कोशिका। ये देखिए सारी बातें आपको आ गई समझ में। नहीं तो हम सीधे सीधे क्या हिंदी में लिख देते। कैसे लिख देते? ऐसे लिखते, माइक्रो स्पोर मदर सेल, ऐसे आप लिख दें। याद आप ऐसे करिए, ऐसे हिंदी में लिख दीजिए, बिल्कुल सिंपल सा है। हिंदी अंग्रेजी अलग अलग से आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने कर दिया माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसी को हमने हिंदी में लिख दिया। स्पेलिंग भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है। तो हम ये देखते हैं जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है बेटा, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसमें अब क्या होगा देखो, सबसे पहले हम परिभाषा को समझ जाएं। परिभाषा आपसे पूछी जाती है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये क्या होती है? लघु बीजाणु जनन क्या होता है? तो देखिए इसकी परिभाषा को समझिए। एंथर में, ठीक है, एंथर में माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियासिस मतलब अर्धसूत्री, मियासिस विभाजन, डिवीजन, मियासिस डिवीजन से समझ में आया? मियासिस डिवीजन से माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर मतलब लघु बीजाणु, माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन्स भी कहते हैं। देखिए परिभाषा को समझिए, कितना सिंपल है। माइक्रोस्पोर मदर सेल से ना अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा माइक्रोस्पोर बनने की क्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। परिभाषा याद हो गई? सिंपल सा है, सिंपल सा, ठीक है। किससे? माइक्रोस्पोर मदर सेल से। विभाजन कौन? अर्धसूत्री विभाजन। क्या बना? माइक्रोस्पोर बना। यही क्रिया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाएगी। परिभाषा क्लियर हो गया? आपको 2 नंबर मिल गया। और ऐसे आपने क्या किया, और अच्छा नंबर पाना है और क्वेश्चन में पाना है तो ऐसे आपने क्वेश्चन दिखा दिया। रफ डायग्राम, बेल डायग्राम नहीं, रफ डायग्राम आपने कैसे खींच दिया, आपको नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा, नंबर आपका कटेगा नहीं। परिभाषा क्लियर हो गई? क्लियर? और जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कहाँ पाए जाएंगे? पॉलन चैम्बर्स में पाए जाएंगे। इसी तरह से पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता जाता है और एक थैली का निर्माण बन जाएगा जिसको हम पॉलन चैम्बर कहेंगे। पॉलन चैम्बर में माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन्स पड़े रहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन और क्या बनता है, जैसे कहेगा माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन का निर्माण टेट्राड के रूप में होता है। ये देखिए टेट्राड, चतुष्फलक, टेट्राड के रूप में होता है। अर्थात देखिए जब भी ये बनेंगे एक साथ 4 बनेंगे। ये देखिए ये 4 बने, क्योंकि मियासिस डिवीजन से एक सेल से 4 सेल बनती है, तो 4 सेल बन गए। और आपको कैसे दिखेगा?
ऐसे भी दिखेगा, ये देखिए, ये टेट्राड है, ये माइक्रोस्पोर्स हैं। ये माइक्रोस्पोर्स इसी तरह से बनेंगे, आपस में जुड़े रहते हैं 4-4 की संख्या में। जब ये परिपक्व हो जाते हैं, इनका परागण होता है, परागण होने का समय आता है, तब ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ परिभाषा समझ में आ गई बेटा, तो इस परिभाषा को आप कर ले जाएंगे। हमें उम्मीद है कि बहुत सरल आपको लगा होगा। सीधे कहा जाएगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, तो आप कह देंगे माइक्रोस्पोर के बनने की क्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहेंगे। अगर आपको माइक्रोस्पोर मदर सेल नहीं याद है तो ऐसे कह देंगे, अरे माइक्रोस्पोर के बनने की क्रिया को ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहेंगे। कितना सिंपल सा है। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये परागकण की संरचना क्या होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन मतलब परागकण। अब संरचना जो ये बना है, इसकी संरचना हमको देखना है। ठीक है, अब इसकी संरचना देख ले। देखिए अब यहाँ ये हमने फिगर बनाया, ये देखिए एक परागकण का स्ट्रक्चर है ये देखिए, इसको हम क्या कहेंगे, पॉलन ग्रेन कहेंगे। ये क्या है, एग्जाइन। ये क्या है, इंटाइन। एग्जाइन मतलब वाह्यचोल, इंटाइन का मतलब अंतःचोल। ये देखिए, और ये क्या है परागकण में, ये है न्यूक्लियस। ये देखिए, क्लियर हो गया, ये संरचना है। तो बेटा यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, देखिए सीधे लिखेंगे परागकण की संरचना या इनका आकार भिन्न भिन्न होता है। ध्यान समझिए, इनका भिन्न भिन्न होता है, लेकिन ज़्यादातर जो परागकण होते हैं वो गोलाकार पाए जाते हैं, गोलाकार में पाए जाते हैं। ये क्लियर हो गया। फिर इसमें आप क्या लिखोगे, इनमें सबसे बाहर की ओर बाह्यचोल तथा भीतर की ओर अंतःचोल पाया जाता है, और इसके कोशिका द्रव्य में एक केंद्रक पाया जाता है। ये हमारा देखो स्ट्रक्चर हो गया। अब हमको क्या देखना है, देखो बेटा, जो बाह्यचोल है एग्जाइन, ये किसकी बनी होती है, ये लिखना होगा। एग्जाइन या बाह्यचोल स्पोरोपोलेनिन नामक प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होगी, और इसके बाद इंटाइन को देखो बेटा, हम क्या लिखेंगे, पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, तो ऐसे आप लिखोगे, परिभाषा देखो, समझ गए क्या लिखोगे। देखो कुछ नहीं करना पड़ेगा, कितना बढ़िया याद हो गया, रटना नहीं है। क्या हमने लिखा, पॉलन ग्रेन भिन्न आकार के होते हैं, अधिकांशतः पॉलन ग्रेन गोलाकार होते हैं। इनमें बाहर की आवरण को एग्जाइन कहते हैं, भीतरी आवरण को क्या कहेंगे, इंटाइन कहेंगे। एग्जाइन स्पोरोपोलेनिन नामक प्रोटीन की बनी होती है, जबकि इंटाइन पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। कितना सिंपल है, क्लियर हुआ। फिर इसके बाद जरा देखो, यहाँ पर एक और स्टेप हम तुमको दिखाएं।
ये देखिए इसमें क्या होता है, डिवीजन होगा तो एक सेल ये बन गई और एक सेल यहाँ पर ये बन गई। ये देखिए ये इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल, इसे हम कहेंगे जेनरेटिव सेल। ठीक है, तो ये क्या है, परिपक्व पॉलन ग्रेन, मैच्योर पॉलन ग्रेन, इसी अवस्था में परागण होता है ना। तो अगर आपसे कहा जाए कि परागण क्रिया कब होती है, किस अवस्था में होती है, तो 2 कोष की अवस्था में होती है, 2 कोष की या 3 कोष की अवस्था में होती है। इस बात को आप जानते रहिएगा। ठीक है, अब जो वेजिटेटिव सेल है इसमें विभाजन नहीं होता, लेकिन बाद में जो जेनरेटिव सेल है, देखो यहीं पर मैं दिखा रहा हूँ बेटा, समझ जाओ, इस जेनरेटिव सेल में विभाजन होगा। क्या होगा, विभाजन। ये जब इसमें विभाजन होता है तो क्या बनते हैं, 2 सेल बनती है। ये देखो एक सेल ये बन गई और दूसरी सेल ये बन गई। इन्हीं दोनों को हम क्या कहते हैं, स्पर्म्स कहते हैं, जिसको हम हिंदी में शुक्राणु बोलेंगे। तो पराग कणों से किसका निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। एक परागकण से कितने शुक्राणु बनेंगे, 2 शुक्राणु बनेंगे। और किसमें विभाजन से बनेंगे, जेनरेटिव सेल में विभाजन से बनते हैं। ये देखना है, देखो कितना सिंपल सा है, कर जाएंगे हम लोग। तो नरयुग्मक शुक्राणु क्या होते हैं, शुक्राणु क्या होते हैं, मेल गैमीट या नर युग्मक, ये नर युग्मक का निर्माण हो गया। और यहाँ पर देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो परागकण है, परागकण की विशेषता यह है कि परागकण में इतने पोषक तत्व होते हैं, इतने पोषक तत्व होते हैं कि इनका उपयोग, ध्यान दीजिएगा, इनका उपयोग जो धावक होते हैं, धावक समझते हैं, जो रनिंग करते हैं, वो टैबलेट के रूप में इसको खाते हैं, जिससे कि उनको एनर्जी मिलती रहे। और जो एथलीट्स ही हुए धावक, ये टैबलेट्स के रूप में खाते हैं, जिससे कि इनको एनर्जी मिलती रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, एथलीट्स या धावक किसकी टैबलेट्स लेते हैं एनर्जी प्राप्त करने के लिए, तो आप क्या कहेंगे, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। क्लियर हो गया। और एक चीज यहाँ पर आपसे ये पूछा जाएगा कि कोई एक पौधे का नाम बताइए जिसके परागकण से एलर्जी होती है, जिसके परागकण से, रुक जाइए थोड़ा, जिसके परागकण से एलर्जी होती है। तो एलर्जी वाला देखिए, एलर्जी किससे होगी, पार्थेनियम, पार्थेनियम। ये पार्थेनियम, ये इसको हम कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं, कांग्रेस घास भी कहेंगे। पार्थेनियम को, पार्थेनियम हिंदी में, ये देखिए पार्थेनियम के परागकण से एलर्जी होती है, अर्थात ये एलर्जी उत्पन्न करता है। ये अमेरिका से आया था और यहाँ पर गेहूं के साथ आया और यहाँ देखा गया कि इससे दमा क्या होता है, एलर्जी में दमा रोग उत्पन्न होता है, एलर्जी उत्पन्न कर रहा है। इसे गाजर घास भी कहते हैं, कैरोट ग्रास भी कहते हैं। तो बेटा इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि जो नर जननांग था, हमने एंड्रोसियम, कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी कर लिया, हम लोग यहाँ पर इसको पढ़ लिए हैं। अब इसमें नर जननांग के बारे में हमें आपको कुछ नहीं देखना है। तो इस प्रकार से थैंक यू।